दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज के मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन में। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है पटना कलाम से रिलेटेड। आपने वेबसाइट पे जाके होप कि आपने अपलोड कर दिया है क्वेश्चंस अपने आंसर्स को। और देखिए, आप इस क्वेश्चंस को अगर लिखते रहेंगे डेली, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिखेंगे, तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद हम लोग इसी का स्क्रीनशॉट पोस्ट करेंगे कि हमारे आंसर राइटिंग से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो अब स्टार्ट करेंगे बिना समय गंवाए। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इमरजेंस ऑफ पटना कलाम एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। तो ये जो पटना कलाम टॉपिक है, इसके ऊपर आपको ढेरों मटेरियल मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बढ़िया और क्वालिटी वाला जो राज्यसभा टीवी का एक वीडियो है, आप उसको देखिए। आपको काफ़ी फोटो मटेरियल मिलेगा, उसमें काफ़ी कुछ लिखने के लिए उसमें मिल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट से भी, काफ़ी अलग अलग वेबसाइट से भी देखिए। वेबसाइट में क्या होता है कि यू विल नॉट गेट ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन, और अगर आप वही लिख के आए एग्ज़ाम में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तरीका रहता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सबसे पहले हम ढूंढते हैं उसमें कीवर्ड्स। तो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं? इसमें कीवर्ड है इमरजेंस ऑफ पटना कलाम, इमरजेंस ऑफ पटना कलाम। उसके बाद कीवर्ड है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद है यूजेस। हम पार्ट में तोड़ेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। अब क्वेश्चन रहेगा 38 नंबर का, तो आप सिर्फ यही तीनों नहीं लिख सकते ना, इसके अलावा भी आपको इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा, एक बैकग्राउंड सेट करना है, उसके बाद से आपको क्वेश्चन पे जाना है। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसका फ्लो कैसे रहेगा आप समझिए। पहले इंट्रो करेंगे हम लोग, एक स्टैंडर्ड इंट्रो देखेंगे, उसके बेसिस पे आप अपने इंट्रो को डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। फिर हमारा बॉडी रहेगा, बॉडी के कुछ पॉइंट्स रहेंगे। लेटर ऑन हम लोग आएंगे, बॉडी में जो हम लोग आएंगे वो देखेंगे कि उसका इमरजेंस कैसे हुआ पटना कलाम का, ठीक है, वो क्या है, कैसे है, वो सब नेक्स्ट वाला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आ जाएगा। तो बॉडी के फर्स्ट पार्ट में हम इमरजेंस ऑफ पटना कलाम देखेंगे। उसके बाद उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम आप उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कुछ पॉइंट्स में। लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पेंटर्स थे और कौन सी पेंटिंग्स उनकी इंपॉर्टेंट है। अब जब इतना सारा देख चुके होंगे तो लास्ट में फिर देखेंगे कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, और एक कंक्लूज़न, एक स्टैंडर्ड कंक्लूज़न जो है वो देख लेंगे, ताकि आप उसको मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में लिख सकें। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। एक स्टैंडर्ड इंट्रो आप लिख सकते हैं कि पटना कलाम होल्ड्स एस्टीम्ड पोजीशन अमंग अदर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स that had glorified Bihar in art and culture ever since history. By art historians, Patna Kalam is termed to be an important branch of company painting or Firangi painting that assimilated the complicated interplay of European and Indian culture of that period. और इसी में कहीं एक जगह इंक्लूड कर देंगे। टाइमलाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी हिस्ट्री के क्वेश्चन में, तो इसमें ज़रूर लिख देंगे कि जो इसका पीरियड ऑफ डेवलपमेंट था दैट वाज फ्रॉम 18th to 20th सेंचुरी। और अगर चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें कि जो पटना कलाम है, पटना कलाम है, इसमें पटना का मीनिंग अलग है और कलाम का मतलब अलग है, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये तो था हमारा एक स्टैंडर्ड इंट्रो। इसमें मैंने क्या बोला? इसमें बोला कि पटना कलाम एक एस्टीम्ड पोजीशन रखता है, जो ऑलरेडी बिहार का जो काफ़ी ग्लोरीफाइड आर्ट एंड कल्चर है, ग्लोरीफाइड आर्ट एंड कल्चर है, उस ग्लोरीफाइड आर्ट एंड कल्चर में पटना कलाम का एक बहुत ही एस्टीम्ड पोजीशन है। और कई आर्ट हिस्टोरियंस ने इसको कंपनी पेंटिंग या फिरंगी पेंटिंग का पार्ट बताया है। और कंपनी पेंटिंग को थोड़ा सा एक लाइन में लिख देंगे कि इंटरप्ले ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन कल्चर एट दैट पीरियड। तो इंडियन कल्चर जो था वो असल में मुग़ल पीरियड ही था उस समय। तो मुग़ल पीरियड का और जो यूरोपियन कल्चर था, उन लोगों का जो एसिमिलेशन था वो
पटना कलाम में देखने को मिलता है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इंट्रो और बॉडी को जोड़ने के लिए एक पैरा लिखते हैं बॉडी से पहले। तो उस पैरा में हम क्या लिखेंगे कि पटना कलाम इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। पटना कलाम जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग है दैट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द कॉमन्स एंड द देयर लाइफ स्टाइल। मतलब ये एक ऐसा पहला पूरी दुनिया का एक पेंटिंग है जो कि कॉमन लोगों के लाइफ और उनके लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करता है। ठीक है, ये अगर लाइन अगर कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख सकते हैं इसको और मेंशन करेंगे आगे, बट अगर यहाँ लिखें तो थोड़ा सा एक व्यू मिलता है कि उस समय का जो दौर था इंडियन ट्रेडिशन और यूरोपियन ट्रेडिशन को अगर ये सिमुलेट करता है तो इंडियन कल्चर को शो करता था ये उनके लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में और कॉमन्स पे करता था, क्योंकि काफ़ी सारी पेंटिंग जो थी इलिटिस्ट थी उस टाइम की। तो ये जो पेंटिंग थी पहली थी वर्ल्ड की जो कॉमन और उनकी लाइफस्टाइल से जोड़ी रखती थी। जैसे एग्जांपल में लाइवलीहुड था, मतलब उनका जो क्रियाकलाप था, जो वर्किंग क्लास है उनका वर्किंग क्लास का जो लाइवलीहुड है वो दिखाते थे। जैसे कारपेंटर है, वॉशरमैन है, उसको कपड़ा धोते हुए दिखाते थे, कारपेंटर को काम करते दिखाते थे, पॉटर्स को काम करते दिखाते थे। ठीक है, तो ये इनकी खासियत थी। तो अब हमारा मेन आ जाता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है इमर्जेंस ऑफ पटना कलाम। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ पटना कलाम। इमर्जेंस ऑफ पटना कलाम हम पॉइंट्स में लिखेंगे। कंडीशन ऑफ इमर्जेंस ऑफ पटना कलाम, मतलब जब पटना कलाम इमर्ज हुआ उसमें क्या कंडीशंस थी, इसमें कंडीशंस में क्या, क्यों, कैसे, सब हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कि पटना कलाम का जो इवोल्यूशन हुआ, जो स्टार्टिंग हुई, हुआ क्यों। तो आप जानते हैं कि जहांगीर और शाहजहां दे वेर वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। उनके टाइम पे काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। और उन्होंने अपने जो मुग़ल पीरियड था उसको काफ़ी ब्लेंडेड डाइवर्स फॉर्म में आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रोड्यूस किया था। ब्लेंडेड कहने का मतलब है कि उनका जो स्टाइल था वो पर्शियन और इंडियन को मिक्स करके था और वो काफ़ी फ्लोरिश हुए थे उनके टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया। लेटर ऑन जब औरंगजेब आया तो ऑर्थोडॉक्सी और फंडामेंटलिज्म के कारण क्या हुआ था कि वो जो मुग़ल ट्रेडिशन था आर्ट एंड क्राफ्ट का, काफ़ी रिच ट्रेडिशन था उनका जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे, वो जो रिच ट्रेडिशन था, ब्लेंडेड फॉर्म और डाइवर्स आर्ट फॉर्म, वो सब जो है ऑर्थोडॉक्सी और फंडामेंटलिज्म के कारण वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। जो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी उतनी कि वो उन आर्ट एंड क्राफ्ट्स को फॉलो कर पाए। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो भी आर्टिसंस थे, लोकल आर्टिसंस, लोकल पेंटर्स जो थे, दे वेर डिवाइड ऑफ पैट्रोनेज, उनको पैट्रोनेज नहीं मिल पा रहा था। तो उस थर्ड पॉइंट में हम लिख देंगे कि ड्यू टू द लॉस ऑफ पैट्रोनेज ऑफ मुगल्स। अब जैसे हम देखें जहांगीर के टाइम पे आर्ट एंड क्राफ्ट था, फिर क्या हुआ कि औरंगजेब आए तो ऑर्थोडॉक्सी और फंडामेंटलिज्म के कारण जो रिस्ट्रिक्शन आ गया आर्ट एंड क्राफ्ट के इवोल्यूशन में। थर्ड पॉइंट हम क्या लिख देंगे कि ड्यू टू लॉस ऑफ पैट्रोनेज ऑफ मुगल्स, जो हाईली स्किल्ड पेंटर्स थे और आर्टिस्ट थे वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। स्पेसिफिकली ये आप लिखेंगे कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में स्प्रेड हुए, लेकिन स्पेसिफिकली वो 3 जगह गए। कहाँ कहाँ? नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में 3 डायरेक्शन में गए। नॉर्दर्न में अगर देखेंगे, तो बसोली, अब बसोली पेंटिंग, कांगड़ा और मंडी, और साथ में कुल्लू और गढ़वाल,
जो उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया है वहाँ शिफ्ट हो गए, नॉर्दर्न की तरफ मूव हो गए। आप इसको ना एक मैप में डिपिक्ट कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इंडिया का मैप बना के, यहाँ पे दिल्ली है, एक कुछ इधर गए, कुछ इधर गए और कुछ इधर गए, ठीक है। ये नॉर्दर्न वाले, ये ईस्टर्न वाले, ये वेस्टर्न वाले। हाँ, और जो आपका डायग्राम रहेगा उसको आप ज़रूर से बॉक्स कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए इलस्ट्रेशन ऑफ दिस। तो नॉर्दर्न में बसोली, कांगड़ा और मंडी, साथ में कुल्लू और गढ़वाल। ईस्टर्न में कहाँ कहाँ गए? ईस्टर्न में वो गए वाराणसी, वो गए मथुरा और वो गए फैज़ाबाद। ठीक है। साथ में वो आए बंगाल की तरफ, जहाँ पे वो आए मुर्शिदाबाद में। ये पटना कलाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुर्शिदाबाद। वेस्टर्न इलाका को अगर देखें तो वो वेस्टर्न मतलब ये वाला एरिया जो है पूरा, ये राजस्थान में उदयपुर में शिफ्ट हो गए। ये क्यों शिफ्ट हुए पता चला, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां का शासन था तो वो काफ़ी पेट्रोनाइज़ कर रहे थे आर्ट एंड क्राफ्ट को। बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब आए, तो जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी और फंडामेंटलिज्म था, इसके कारण ही हैड रिस्ट्रिक्शन ऑन इवोल्यूशन, या ही हैड रिस्ट्रिक्शन ऑन कंटिन्यूइंग द रिच हेरिटेज ऑफ मुगल आर्ट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी लोकल आर्टिसंस थे, जो भी लोकल पेंटर्स थे, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग। तो माइग्रेट कहाँ हुए? 3 जगह पे माइग्रेट हुए, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। नॉर्दर्न में कहाँ? बसोली, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू और गढ़वाल। ईस्टर्न में हुए बनारस, मथुरा, फैज़ाबाद और मुर्शिदाबाद। बाद में वेस्टर्न का जो है वो उदयपुर में हुए। आप इसको मैप से दिखा देंगे। अब अगले पॉइंट में आएंगे कि जो ईस्टर्न हिल ग्रुप वाले थे, जो मुर्शिदाबाद आए थे, ईस्टर्न ग्रुप वाले जो मुर्शिदाबाद आए थे, वो किसके टाइम पे आए थे? वो आए थे मीर जाफ़र के टाइम पे। तो मीर जाफ़र का नाम ज़रूर लिखेंगे इसमें कि मीर जाफ़र जो थे, ही हैड पेट्रोनाइज द आर्ट एंड क्राफ्ट इन मुर्शिदाबाद। लेकिन जैसे ही आपको पता है बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई उस समय, बैटल ऑफ पलासी हुआ, बक्सर हुआ। मेनली पलासी के बाद क्या हुआ कि जैसे ही मीर जाफ़र का डेथ होता है, जब वो इससे निकलते हैं, हाँ, इससे पहले थोड़ा सा हम एक्सप्रेस कर देंगे कि नवाब ऑफ बंगाल जो था, बंगाल जो थे, उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। और मनोहर एक पेंटर था जो नवाब ऑफ मुर्शिदाबाद के अंदर शेल्टर लिया था, और वहाँ पे क्या था ना, उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चालू हो गई थी। उसके लिए क्या हुआ, उसके कारण जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको वो यूटिलाइज़ कर रहे थे उन पेंटर्स को जो मुर्शिदाबाद आए थे। तो इसके कारण क्या है कि उनको वही रिस्पेक्ट मिल रहा था जो मुग़ल कोर्ट में था, तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मीर जाफ़र का डेथ हुआ तो नेक्स्ट जो शासक आया वो मारन आया। मारन के आने से जो कोर्ट आर्टिसंस थे उनका फिर से डिग्रेडेशन चालू हो गया, क्योंकि पैट्रोनेज बंद हो गया। वो वहाँ से जो नियरेस्ट फ्लोरिस्ट सिटी था, क्योंकि पटना में उसमें काफ़ी ट्रेड शुरू हो गया था, तो वो पटना शिफ्ट हो गए। अब जब शिफ्ट हो गए पटना, तो पटना में 2-3 जगह वहाँ उन्होंने अपना आसरा बनाया, जैसे मच्छरहट्टा है, फिर लोधी कटरा, चौक एंड दीवान मोहल्ला। यहाँ जो इलाका है ये सब, यहाँ आके वो सेटल हुए 1760 के करीब में। ये इम्पोर्टेंट है लिखना, जो कीवर्ड्स है वो मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही वो पटना शिफ्ट हुए तो पटना में उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण जो लोकल रूलर्स थे, जो लोकल ज़मींदार्स थे और जो यूरोपियंस थे, वो इंटरेस्ट लेने लगे और ये पैट्रोनाइज करने लगे जो वहाँ पे आर्टिसंस आए थे उनको। तो धीरे धीरे पटना में इनका निवास स्थान बढ़ता गया और बनता गया। इस तरह से
पटना में जो है पेंटिंग के नई कल्चर की शुरुआत हुई। अब हम आते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखिए, अगर आप इसको देखें तो आप अगर लिखते जाएंगे ना तो वो 15 से 20 पॉइंट हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, वैसे भी गलत नहीं है। देखिए, आंसर राइटिंग में कुछ भी गलत नहीं होता है, होता है लिखने का तरीका। आप किस तरीके से एग्जामिनर के आँख में बिल्कुल स्ट्राइक हो जाएगा आपके आंसर को देख के। तो इसको कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका क्या हो सकता है। देखिए क्या करेंगे, इसमें फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा ये इसका इन्फ्लुएंस। इसको इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला, क्या मिला, उसकी डिस्क्रिप्शन से हम लोग काफ़ी उसके फीचर्स को बताएंगे। फिर हम लिखेंगे कि मटेरियल क्या क्या यूज़ करते थे वो। और जो हमारा थर्ड है उसमें हम लिख देंगे कि उसकी प्रोसेस क्या थी पेंटिंग की, वो पेंटिंग कैसे करते थे, तरीका क्या था पेंटिंग का। उसके बाद उसमें जो समर, विंटर और रेनी सीज़न है उसका भी जिक्र है, वो भी जिक्र करेंगे हम इसमें। और चौथा पॉइंट जो लिखेंगे ना, हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देंगे इसका, वही लंबा वाला जो आपको बोल रहा था मैं डिस्क्रिप्शन, वो वाला चीज़ इसमें डालेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है। तो पहला जो हमारा इन्फ्लुएंस है उसमें क्या क्या लिख सकते हैं और क्या क्या लिखें तो बेहतर होगा। आप लोग को पता ही होगा कि इन्फ्लुएंस अगर देखें तो इसमें मुग़ल का भी इन्फ्लुएंस है, साथ में यूरोपियन का भी इन्फ्लुएंस है इनका। तो जो पर्शियन और इंडियन आर्ट का ब्लेंड था, ये पर्शियन और इंडियन आर्ट का ब्लेंड था मुग़ल, और यूरोपियन का जो ब्रिटिश पेंटिंग थी, उन दोनों से ये इन्फ्लुएंस था। अब सिर्फ ये लिख देने से कि इससे इन्फ्लुएंस था नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या चीज़ था, कौन सा फीचर था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो ब्रिटिश का जो था वो एक्सेलेंट लाइटिंग, अब देखें काफ़ी क्लियर रहेगा ये फ़ोटो, काफ़ी एकदम चमकता हुआ रहता है। एक्सेलेंट लाइटिंग एंड शैडो जो था वो इन्फ्लुएंस था यूरोपियन से। मुग़ल से क्या इन्फ्लुएंस था, जो कलर्स थे, जो रंग थे और जो लाइनिंग्स थी, जो लाइंस खींचे जाते थे इनसे, फ़ोटो बनाने में जो लाइन खींचे जाते थे वो मुग़ल से। आप मुग़ल और उनकी फ़ोटोज़ को देखेंगे तो आपको एकदम कॉन्ट्रास्ट पता लगेगा, क्या मैच हो रहा है क्या मैच नहीं हो रहा है। अब मुग़ल से इन्फ्लुएंस था, यूरोपियन से भी इन्फ्लुएंस था, तो एक और लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि क्या सारे फीचर्स मुग़ल से इन्फ्लुएंस थे, नहीं। मुग़ल का जो बॉर्डर था, जो फ़ोटो आप कोई भी देखेंगे जहांगीर की फ़ोटो, उसमें एक बॉर्डर रहेगा और काफ़ी सुंदर बैकग्राउंड रहेगा, काफ़ी हैवी बैकग्राउंड रहेगा और तब फ़ोटो रहेगी। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें कोई बैकग्राउंड था ही नहीं, इसमें नेचुरल लैंडस्केप रहता था। अगर कोई कारपेंटर काम कर रहा है तो उसके पीछे जो विलेज का सीन था वो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, वो सीधे रोड बना के वहाँ पे लोगों को खड़ा कर देते थे। आप देखेंगे फ़ोटो, आपको आइडिया लगेगा। आप एक बार बस गूगल करिए कि पटना कलाम और उसके इमेजेस में जाके देखिए, आपको एक्जैक्टली मिलेगा उसका। आपको इसमें बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, मुग़ल स्टाइल टाइप, जो मुग़ल में ग्रैंड बैकग्राउंड रहता था वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर भी आपको इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने लिखा कि इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ और क्या क्या चीज़ इन्फ्लुएंस हुआ। तो देखिए ये सब जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि एक्सेलेंट लाइट एंड शैडो रहता था उसमें, कलर और लाइनिंग होती थी जो मुग़ल से इन्फ्लुएंस था, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में ही आ गया। अब आएंगे हम मटेरियल यूज़। मटेरियल यूज़ में दो तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं कलर में, फिर डिवाइड कर सकते हैं कैनवास में। ठीक है, कलर यूज़ करते थे पेंटिंग के लिए और जहाँ पे पेंट करते थे वो था कैनवास। तो कलर कौन कौन सा यूज़ करते थे और कैसे यूज़ करते थे, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको बताऊंगा। वो जनरली जो कलर है ना वो नेचुरल यूज़ करते थे, नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे, जैसे मिनरल फ्रूट्स, फ्लावर्स, यही सब उनका नेचुरल कलर का बनाने का तरीका था, यहीं से कलर बनाते थे वो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल येलो कलर, येलो कलर वो कैसे बनाते थे, तो येलो कलर बनाने के लिए वो क्या करते थे कि जो काव थी उनको वो टर्मरिक खिलाते थे, हल्दी खिलाते थे। हल्दी खिलाने के बाद कुछ देर के बाद, शाम सुबह जैसे भी है, उसके यूरिन को कलेक्ट करते थे, जो गाय का पेशाब था उसको कलेक्ट करते थे
उसको वो सेटल होने देते थे, वो जमने देते थे, उसका जो हैवी पार्टिकल्स है वो जमता था। जैसे ही जमता था तो बाद में वो लिक्विड को फिल्टर आउट कर लेते थे, जो लिक्विड था उसको फिल्टर आउट कर लेते थे। जो रेसिड्यू बचता था उसको ड्राई कर देते थे, ड्राई करके उसको एज अ कलर यूज़ करते थे। अब इसको ज़रूर मेंशन करिएगा येलो कलर में, ठीक है। इस तरह से वो बनाते थे। आपने लिख दिया कि वो नेचुरल कलर यूज़ करते थे, आपने लिख दिया कि वो नेचुरल मिनरल से, फ्रूट से, फ्लावर से निकालते थे, और आप एक ऐसे लिख देंगे एज फॉर एग्जाम्पल येलो कलर वाज मेड फ्रॉम काउ यूरिन। कैसे? 2 लाइन का है बस, आप लिख देंगे उसमें। फिर है कैनवास। वो कैनवास में क्या क्या यूज़ करते थे? कैनवास मतलब कपड़े का, कागज़ का, जहाँ पे वो फ़ोटो बनाना है उनको। तो वो क्या क्या था उनका? तो उनका था पेपर, माइका, उसके बाद टेंट का भी यूटिलाइजेशन करते थे। जो कॉटन टेंट था, कॉटन क्लॉथ था, वो भी यूटिलाइज करते थे वो, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट, प्रोसेस। अब वो जो पेंटिंग करते थे वो करते कैसे थे? कुछ स्टेज होगा पेंटिंग करने का, है ना। कोई आदमी क्या करता है, एक नोटबुक लेगा, उसमें पहले स्केच बनाएगा, फिर उसमें कलर डालेगा। कोई क्या करेगा, ये लेगा और डायरेक्ट वाटर कलर डाल देगा, पूरा अच्छे से पेंट कर देगा, तो उसमें आपको स्केच नहीं दिखेगा। तो अलग अलग तरीके की पेंटिंग होती है। तो इनका कैसा था? इनका जो था प्रोसेस पेंटिंग का, इनका जो प्रोसेस था हम एक फ्लो चार्ट से देखेंगे। वो क्या करते थे? प्रिपरेशन ऑफ कलर्स, उसके बाद क्या करते थे? स्केचिंग करते थे, उसके बाद क्या करते थे? फिलिंग ऑफ कलर्स। इसमें आपको लिखना पड़ेगा दिस वाज ऑप्शनल। सारे पेंटिंग्स में वो स्केचिंग नहीं करते थे, कहीं कहीं पे वो यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ स्किप कर जाते थे, ठीक है। आप ये भी लाइन बना सकते हैं ऐसे। अब हम एक एक को देखेंगे कि कलर प्रिपेयर कैसे करते थे और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जो कलर प्रिपेयर करते थे वो जनरली रेनी सीजन में करते थे। रेनी सीजन में क्यों करते थे? ताकि जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे जो उनका कलर है वो पॉल्यूटेड ना हो। तो जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो डस्ट पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे एटमॉस्फेयर से, तो कलर जो प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी प्योर कलर, उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं रहेगा। रेनी सीजन में वो कलर प्रिपेयर करते थे। उसके बाद वो स्केचिंग करते थे। ये ऑल दो ऑप्शनल था, मैंने बताया आपको, लेकिन अगर करते थे तो वो समर में करते थे, ठीक है। जो कलर फीलिंग है, कलर की जो फीलिंग है वो जनरली वो विंटर में करते थे। क्यों विंटर में करते थे? क्योंकि जो कैनवास पे कलर ब्लेंडिंग है, कैनवास पे कलर की जो ब्लेंडिंग है वो अच्छी आती थी। साथ में जो शैडो इफेक्ट था वो अच्छा उभर के आता था, जस्ट बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी। विंटर में करते थे, कैनवास पे कलर ब्लेंड अच्छा पकड़ता था और शेडो इफेक्ट भी आता था, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी है रहती है विंटर में, इसके लिए वो विंटर में कलर फिलिंग करते थे, ठीक है। ये हमने देख लिया प्रोसेस। अब आएंगे डिस्क्रिप्शन पे, कुछ छोटी छोटी बातें इसके लिए जो है वो देख लेंगे। तो पहला जो देखेंगे अगर उसके डिस्क्रिप्शन में, ये कॉमन डिस्क्रिप्शन है और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो भी एक्स्ट्रा बच गया उनमें से वो सब इसमें लिखेंगे। कि उनमें एक्सप्रेशन था इंडियन लाइफस्टाइल का, इंडियन लाइफस्टाइल को उन्होंने अच्छे से एक्सप्रेस किया था। और जैसे मैंने बताया था सेकंड पैरा में कि अगर कोई वुड्समैन है या कारपेंटर है तो वुड कट करते हुए, वीमेन है वो फिश सेल करते हुए, या फिर ब्लैक स्मिथ है या फिर गोल्ड स्मिथ है, उसको काम करते हुए दिखाया है उन्होंने। काठ पुलर, काठ पुलर को भी बोल सकते हैं, उसका भी फ़ोटो है उसमें। या फिर पालकी उठाने वाले का, ठीक है, सेंट्स के
ये जरूर लिखिएगा, एस्थेटिक्स के, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सब जो है एक्सप्रेशन पटना कलाम में दिखते थे। दूसरा आएंगे कि बर्ड को एक्सप्रेस करने में ना उनको महारत हासिल थी। वो ना एनाटॉमी को बहुत अच्छी तरह समझते थे, बर्ड की एनाटॉमी को, और उनके पार्ट को काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। और इसी से हमको पता लगता है ना कि उनको महारत हासिल थी। वो बर्ड को काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब करते थे, इससे हमको पता लगता है कि दे हैड गॉट महारत इन एनाटॉमी ऑफ, महारत मतलब दे हैड गॉट एक्सपर्टीज, वेल अवेयर, ये सब बोल लिख सकते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं मुगल वाले में, तो यहाँ भी लिख देंगे थोड़ा कि बैकग्राउंड जो है ना वो रेयर था। देखिए कोई भी पेंटिंग ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं था, स्केच बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसा नहीं है, करते होंगे, हमारे पास उपलब्ध नहीं है साक्ष्य, तो एकदम से एक्सप्लिसिटली बोल देना कि ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बैकग्राउंड जो है वो रेयर था, और लैंडस्केप भी रेयरली ही यूज़ करते थे। लैंडस्केप मतलब पीछे समंदर है, पहाड़ है, उसके आगे ये वो सब नहीं, सीधा सीधा बना देते थे उनके फ़ोटो को, ठीक है। और जो ह्यूमंस थे, ह्यूमंस के फेशियल एक्सप्रेशंस जो थे ना, उनको भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह दिखाया था। लॉन्ग नोज़, लंबी नाक, और आँख के नीचे ही आईब्रो जो है वो एकदम आँख के नीचे, आँख यहाँ है तो एकदम नज़दीक में आईब्रो बना देंगे। थिन फेसेस, डीप आईज़, ये सब जो है ना ये इनके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो बनाते थे उसके। मैन विथ डीप मॉस्टिचेस, एकदम मुच्छर टाइप है ना, एकदम ज़बरदस्त वाला मुछ है, ऐसा डीप मॉस्टिचेस। तो ये सब जो ह्यूमन को डिपिक्ट करने में ये सब वो लोग यूज़ करते थे। उसके बाद कलर की बात करें, कौन कौन सा कलर यूज़ करते थे, हम लोग उसमें मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉइंट बनाना था। तो वो लोग जनरली डीप ग्रे, डीप रेड, लाइट येलो और डीप ब्लू कलर जो है वो लोग काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को काफ़ी एलोबरेटली देख लिया, जितने भी आपने जहाँ भी पढ़ा होगा सबका कलेक्शन है। इससे 2-4 पॉइंट ही मुश्किल से हमको, मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। उसकी बात नहीं करते हैं, देखते हैं आगे कि अब हमारे इंपॉर्टेंट पेंटर्स और पेंटिंग्स क्या क्या थी पटना कलाम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल लिखने ही पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में अगर आएंगे तो सब पेंटर्स में पहले आते हैं। तो सबसे जो बड़े पेंटर थे इनका, उनका नाम था सेवक राम। इनका जो कार्यकाल था वो 1770 से 1830 तक एक्टिव थे। हुलास लाल थे, ये भी 1785 से 1885 तक फेमस थे। और हुलास लाल की क्या खासियत थी कि इन्होंने होली और दीपावली को काफ़ी एलोबरेटली प्रोड्यूस किया था पिक्चर के माध्यम से, जो पटना कलाम का जो पेंटिंग है उसके माध्यम से होली और दीपावली को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था। साथ में बहुत सारे थे, जैसे जयराम दास, शिवदयाल लाल, गुरु सहाय, ये सब जो थे ना ये पेंटर थे उस टाइम के। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ईश्वरी प्रसाद जो थे, ईश्वरी प्रसाद, ही वॉज द लास्ट पेंटर। ईश्वरी प्रसाद वॉज लास्ट पेंटर। इसमें आपको राधा मोहन बाबू का नाम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। राधा मोहन बाबू जो थे ना, उनको प्रोफेसर या आचार्य माना जाता है पटना कलाम पेंटिंग्स का, और उनको लास्ट पैटर्न माना जाता है जो पटना कलाम को पैट्रोनेज देते थे। और इनका देहांत 1997 में हो गया, ठीक है। ये तो थे पेंटर्स और उनके जो पैट्रोनेज थे अभी मॉडर्न एरा में। इनका नाम जरूर लिखिएगा, राधा मोहन बाबू का। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स क्या थे उनके। अगर इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की बात करेंगे तो 4 पेंटिंग है, उसमें
रागिनी है। रागिनी में क्या है, महादेव लाल के द्वारा बनाया गया है वो, उसमें सेपरेटेड एक्ट्रेस का एक फ़ोटो है जो अलग हुई है अपने हस्बैंड से या अपने मंगेतर से, उसका एक डिपिक्शन किया हुआ है उसमें। जो दूसरा है वो माधवलाल के द्वारा बनाया गया है, वो सेम रागिनी पे ही बेस्ड है, रागिनी तोड़ बोलते हैं इसको। इसका भी सेपरेटेड एक्ट्रेस जो है विथ वीणा, वीणा के साथ लूट, वीणा के साथ ये फ़ोटो है उनका पेंटिंग है। उसके बाद तीसरा है पेंटिंग ऑफ मुस्लिम मैरिज, जिसको निकाह बोलते हैं, उसकी भी एक पेंटिंग है। इसको बनाया है शिवदयाल लाल ने, शिवदयाल लाल। फैक्ट्स हैं थोड़े, हिस्ट्री है, लेकिन आप लिखेंगे तो मार्क्स आएगा इससे। और चौथा है बेगम, इसको लिखा था, इसको बनाया था यमुना प्रसाद ने, और इसमें ड्रिंक करते हुए दिखाया गया है, इंडल्ज इन ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़, इसमें दिखाया गया है बेगम्स में, यमुना प्रसाद जी ने लिखा है। हमने इतना लिख दिया इसके इंपॉर्टेंट पेंटर्स और पेंटिंग्स के बारे में। अब आते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ पटना कलाम का। अब कोई चीज़ है अगर पीक पे जाएगी तो डिक्लाइन भी होगा, तो डिक्लाइन कैसे होगा, क्यों होगा, ये देखेंगे। तो पहला चीज़ जो है कि कोई डिक्लाइन क्यों होगा, डिक्लाइन इसलिए होगा ना कि आइदर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसका पैट्रोनेज कम हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ इसमें भी हुआ कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी यूरोप में, इसकी डिमांड जो है यूरोप में बढ़ने लगी, तो एक चार्ली डी एली थे, चार्ली डी एली, उन्होंने क्या किया कि 1861 में गुलजार बाग में एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दिया और पटना कलाम को प्रिंट करने लगे लार्ज नंबर्स में, जिसको हम लिथो प्रेस बोलते हैं। लिथो प्रेस की स्टार्टिंग कर दी चार्ल्स डी एली ने। इसके बाद क्या हुआ कि लार्ज नंबर ऑफ लिथो प्रेस डेवलप हो गए पटना इलाके में आसपास। उससे क्या हुआ कि जो हैंडमेड पेंटिंग्स थे उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो पटना में डिक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से पैट्रोनेज जो है उनका कम हो गया। फिर है कि फ़ोटोकॉपिंग स्टार्ट हो गई, और चौथा है कि कैमरा इनोवेट हो गया, कैमरा का इन्वेंशन हो गया, जिसकी वजह से फ़ोटोग्राफ आने लगे तो पेंटिंग का डिमांड कम हो गया। अब इसके कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि डिस्पाइट इट्स यूनिकनेस, एलिगेंस, ब्यूटी एंड मोनोटोनस कैरेक्टर, इट हैज़ नॉट गॉट इट्स डिज़ायर्ड रिकॉग्निशन, इसको अपना डिज़ायर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिला दैट इट डिज़र्व्ड। सो गवर्नमेंट ऑफ बिहार मस्ट टेक इनिशिएटिव्स in parallel to what it has done to Madhubani painting, so that Patna Kalam could get its fair recognition. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि अबाउट 175 पेंटिंग्स ऑफ पटना कलाम उनको आर्काइव किया गया है पटना म्यूज़ियम में, कोलकाता के म्यूज़ियम में और विक्टोरिया प्लेस में। इसको भी एक जगह इम्बेड कर सकते हैं। तो आज के मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।